दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद हर जगह जलजमाव से रफ्तार पर मानो ब्रेक सी लग गई है। आज तक के तमाम संवाददाता अलग अलग इलाकों में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आपको उस दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं जो पता नहीं लंदन कभी बनाई जाती है, कभी पेरिस बनाई जाती है। तो देखिए थेम्स, यमुना सब यही सड़कों पर आपको दिखाई पड़ेगी और उसी थेम्स, यमुना सब से गुजरते हुए लोग भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि बाइक पर पैर उठाकर चलना पड़ रहा है। ये अद्भुत तस्वीर है, कोई बहुत ज़्यादा दूर संसद से नहीं जाना है। ये मथुरा रोड की तस्वीर है जो महज यहाँ से संसद 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ सड़क पर ही दरिया बन गई है। आपको अगर आपके पास नाव हो तो यहाँ चला भी सकती हैं। हम खुद खड़े हैं बीच मझधार में। तो ये इसी तरीके से मझधार में है दिल्ली वाले भी। दिल्ली वाले जब भी बारिश होती है तो एक तरफ एमसीडी होती है, दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी होती है, दिल्ली सरकार होती है और बीच में मझधार में पब्लिक छोड़ दी जाती है ऐसे ही चलते के लिए कि आप जैसे चलना चाहे चल लें। तो ये प्रगति मैदान का इलाका, मथुरा रोड का इलाका, यहाँ पर दरिया बनी हुई है सड़क और लोग गुजर रहे हैं। सुबह से हम खड़े हैं, कई सारी गाड़ियां बंद हो गई। अब देखिए यहाँ से एक जो बुलडोजर है वो भी जा रहा है। तो इसी तरीके से सब कुछ चल तो रहा है दिल्ली में, लेकिन सरकार कहाँ चल रही है, सरकार कहाँ गायब है, सरकार कहाँ नदारद है, उसकी कोई भी उसका हिसाब किताब दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। तो सड़कों की तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये पेरिस है, लंदन है या कोई और शहर है। मैं किसी स्विमिंग पूल में नहीं खड़ा हूँ इस समय और ना ही ये कोई सर्विस लेन है या कोई छोटा आंतरिक गांव की ओर जोड़ने वाला इलाका। ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो इस तरफ आप जयपुर जाएंगे और ये जो सड़क है ये होंडा चौक का इलाका है। सारे बड़े जो प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान हैं वो गुरुग्राम में हैं और इन सड़कों पर तस्वीर कल से आज तक नहीं बदली। मैं कल भी यहीं था, इसी होंडा चौक पर यही तस्वीर देख रहा था। आज भी हूँ इसी होंडा चौक पर, यही तस्वीर देख रहा हूँ। थोड़ी देर पहले राजीव चौक पर था, वहाँ देखा फिर भी पंप लगा दिए गए हैं, फायर ब्रिगेड है, नगर निगम के लोग हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है तो शायद यहाँ के लोगों को हालात पे छोड़ दिया गया है कि बरसात खुद बंद हो जाएगी, ड्रेनेज का पानी जैसे ही कम होगा ये पानी भी निकल जाएगा। इसीलिए जो एजेंसियां हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें ये काम करना चाहिए, वो अपने घरों में आराम कर रहे होंगे। फिलहाल इस सड़क पर कोई नहीं है, लेकिन हाँ, एक बधाई उन लोगों को देनी पड़ेगी, उन पुलिसकर्मियों को, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को और साथ ही सिविल डिफेंस के स्टाफ को जो कई पॉकेट्स में सड़कों पर इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि लोग गहरे पानी में ना उतरे, क्योंकि कई बार सड़कों पर मैन होल हो सकता है। अगर उसका ढक्कन हट गया तो लोगों की जान जा सकती है। साथ ही पानी से लोग बचें, किनारों पर चलें। ट्रैफिक जाम क्यों होता है वो सबसे बेहतर यहाँ समझा जा सकता है। सड़क का पूरा इलाका पानी में है, 3 से 4 फुट सड़क खुली हुई है और उसी से राष्ट्रीय राजमार्ग की सभी गाड़ियों को गुजरना है। गाड़ी का फ्लो ज्यादा होगा, पैसेज कम होगा तो ट्रैफिक जाम होगा, लेकिन फिलहाल ये पूरा खुला सैलाब राष्ट्रीय राजमार्ग का है। कुछ घंटों की बरसात के बाद गुरुग्राम के बाकी इलाकों में क्या हाल है ये दिखाने के लिए अब मैं आपको लेकर के आया हूँ होंडा चौक। कल भी इसी जगह पर था और यही तस्वीर थी, कोई बदलाव नहीं है। और हालत क्या है, ये सड़क पर जो गाड़ी आ रही है इसको देख करके आप समझ सकते हैं। लगभग सैलाब जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ये साइबर सिटी है, स्मार्ट शहर है, यहाँ बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो हैं। ऐसे में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इस पर सवाल उठता है और इसीलिए ये जो पूरी सड़क है ये दिल्ली को जयपुर से जोड़ती है। जी हाँ, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही बाढ़ जैसी स्थिति है। हालांकि व्यवस्था के तौर पर मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी है, गुरुग्राम पुलिस भी है और साथ ही सिविल डिफेंस स्टाफ को भी लगाया गया है ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि वो किनारे चलें। तो अब ये पूरा जो हाईवे आप देख रहे हैं, लगभग इसके सारे हिस्से पर पानी है। सिर्फ 7 से 8 फीट की सड़क का एक हिस्सा जहां पानी कुछ इंच तक है, क्योंकि ये लो लाइन इलाके हैं, सिर्फ वहीं से गाड़ियां जा सकती हैं, बाकी का पूरा रास्ता बंद है। और इन चुनौतियों के बीच दूर यहाँ से गुरुग्राम पुलिस, सिविल डिफेंस के जो स्टाफ हैं जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, लोगों की मदद करने को इन इलाकों से ना जाएं। हमने राजीव चौक के पास अंडरपास देखा, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। कल हमने देखा था मिलेनियम पार्क इलाका, डीएलएफ के कई सारे इलाके वहाँ थे और होंडा चौक की तस्वीर में कल से आज तक मुझे कोई बदलाव नहीं दिख पा रहा है। कल भी यहीं पर ये देखिए, अभी हम जो देख पा रहे हैं ये एक युवक है, साइकिल लेकर के आ रहे हैं कहीं से अपना सामान लेकर के आगे जाने के लिए। अब आगे रास्ता बंद है, जहाँ पानी होगा वहाँ से वो किनारे तक आ रहे थे। अब जब सड़क पे उतरना पड़ा है तो उन्हें आखिर ये एक तरह का जो सैलाब दिख रहा है सड़कों पर उसको पार करके आगे जाना पड़ा है। फिलहाल होंडा चौक पर गुरुग्राम से पवन कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इस बारिश से दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन साथ ही साथ बारिश
मुसीबत भी लेकर आई है। दिल्ली और एनसीआर में जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें पिछले 2 दिनों में आई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करती हैं स्थानीय प्रशासन पर, चाहे दिल्ली की बात करें या गुरुग्राम की। इस वक्त मैं ITO के बेहद नज़दीक हूँ और ये IP पावर स्टेशन का इलाका है। सड़क देखिए तो ये राजधानी की सड़क है, ये पूरा वाटर लॉगिंग यहाँ हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कई दफ्तर भी हैं सरकारी, और ये देखिए सड़क का नज़ारा, वाटर लॉगिंग किस तरीके से हुई है। अगर कल की बारिश की बात करें तो गुरुग्राम में बोट चलाने तक की नौबत आ गई थी। दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग हुई थी, जिस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जैम हुआ था। लेकिन ये जरा सी बारिश में अगर देखें आप तो सड़कों के दोनों ही तरफ इसी तरीके से वाटर लॉगिंग है। दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरह की वाटर लॉगिंग है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले कुछ घंटों में और दिल्ली NCR में तेज़ बारिश होगी। ऐसे में जगह जगह जो ये वाटर लॉगिंग है वो तमाम जो स्थानीय प्रशासन है उन पर सवाल खड़े करता है। कैमरामैन शकील के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वैसे तो दिल्ली समेत पूरे NCR में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर हालात एकदम बाढ़ जैसे हैं। फिलहाल फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस का ये दफ्तर है, यहीं पर पुलिस कमिश्नर का रेजिडेंस है और यहाँ पर हालात क्या है आप देखिए। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल ठीक गेट है कमिश्नरेट का, और यहाँ से पुलिस कमिश्नर के पास पूरे जिले भर से लोग आते हैं इंसाफ मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को जाना है तो किस तरीके से जाएगा, ये दृश्य टेलीविजन पर आप देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को भी मशक्कत करके यहां से निकाला जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा ये था कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में फरीदाबाद जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है लगता है। लेकिन यहाँ पर 24 घंटे की बारिश ने क्या हालात कर दिए हैं वो खुद आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे फरीदाबाद में जगह जगह पर ट्रैफिक जाम है और बाढ़ जैसे हालात हैं। अमूमन यही तस्वीर गुड़गांव की है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, फरीदाबाद आज तक। हर साल जैसे ही दिल्ली में झमाझम बारिश शुरू होती है, ट्रैफिक जैम और जल भराव की समस्या वापस आ जाती है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में झिलमिल कॉलोनी, प्रहलादपुर, नांगलोई, साकेत और कई और इलाकों से जल भराव, प्रॉपर्टी डैमेज और ट्रैफिक जैम्स की कंप्लेंट आ रही है। हमें इस वक्त दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर, जो कि कई दशकों से जल भराव और ट्रैफिक जैम का गढ़ है। शुक्र ये है कि कल शाम से, क्योंकि बारिश हल्की रही है, यहाँ पर पानी का भराव उतना नहीं है जितना होता है। हर साल हम देखते हैं कि कम से कम एक तस्वीर तो बनती है कि DTC बस डूब गई। ये तस्वीरें इस साल प्रहलादपुर और झिलमिल से आ रही हैं, लेकिन सेंट्रल दिल्ली, जहां पर ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कनॉट प्लेस वगैरह के एरियाज में जहां पर इस तरह का जल भराव हर साल होता है, इस साल कम से कम नहीं हुआ है। कैमरामैन आलोक दास के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली। कमरा नंबर 601 खोलेगा सुशांत केस का राज। बांद्रा के फ्लैट नंबर 601 में जो कुछ हुआ उसे फिर से रिक्रिएट कर सीबीआई सुलझाएगी सुशांत केस की गुत्थी। जी हां, जांच की कमान मिलने के बाद अब सीबीआई सुशांत केस को रिक्रिएट कर पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वास्तव में सुशांत ने खुदकुशी की थी या फिर ये एक हत्या थी। देखिए सीबीआई का ऑपरेशन 67 दिन बाद फिर खुलेगा वो कमरा, फिर दोहराई जाएगी वो कथित वारदात। सुशांत के दोस्त ने जिसका किया था दावा। सुशांत केस में अब होगी सबसे बड़ी जांच। यही है सुशांत सिंह राजपूत का बांद्रा वाला फ्लैट, जहां 14 जून को रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। काफी कानूनी दांवपेच के बाद अब सीबीआई के हाथ आई है जांच की कमान, और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी पर उस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी है जो कई पेचों में उलझा हुआ है।
आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम कल मुंबई जाने वाली है। खबर है कि केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई के जांच अधिकारी सुशांत के इस कमरे में भी आएंगे और उस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया था। सूत्रों के मुताबिक सीन को रिक्रिएट करने में एक डमी को पंखे से लटकाकर देखा जाएगा। जिस तरह का कपड़ा घटना स्थल से मिला था वैसे ही कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारी सीन रिक्रिएट करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि दावे के मुताबिक ऐसा हो सकता है क्या। सीबीआई की एसआईटी में 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसरों को रखा गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि सीबीआई की एसआईटी सुशांत के उस घर भी जाएगी जहां सुशांत की लाश पंखे से लटकी हुई मिली थी। रिक्रिएट भी किया जाएगा सीन को और साथ में उन लोगों को भी एक बार फिर से बुलाया जाएगा जो सुशांत की मौत के वक्त उस घर में मौजूद। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी और उस वक्त फ्लैट में मौजूद लोगों ने जो दावा किया था उस पर शुरू से ही संदेह जताए जा रहे हैं। इसकी वजह ये चंद सवाल हैं। सुशांत के बिस्तर और पंखे के मोटर की दूरी 5 फीट 11 इंच थी, जबकि सुशांत का कद 5 फीट 10 इंच था। ऐसे में फंदे से लटक कर जान देना कैसे संभव है? वहीं चश्मदीदों ने बताया है कि कमरा खुलने के बाद सुशांत का शरीर एक तरफ झूल रहा था। अब सीबीआई को ये गुत्थी सुलझानी है कि बिना टेबल या कुर्सी के उसने खुदकुशी कैसे की। यही नहीं, बताया जाता है कि सुशांत के गले पर जो निशान बने थे वो कपड़े से मेल नहीं खाते थे। आइए आपको सिद्धार्थ पिठानी का वो दावा सुनाते हैं जो उसने सुशांत को लेकर किया था। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प। हम आपको सुशांत का वो घर और कमरा दिखाते हैं जिसमें सुशांत का शव मिला था। हम मौजूद हैं उस घर में जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे और 14 जून को जिनकी मौत हुई इसी घर में, यही वो घर आप देख सकते हैं। ये बांद्रा में स्थित ये घर काफी खूबसूरत, ये किचन इधर पे, और अभी तो खैर सामान सब हट गया है, घर एक तरह से खाली हो गया है। और ये सामने आप देखिए, ये डाइनिंग स्पेस है, आप ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं, ये ड्राइंग रूम हो गया। ये पूरा ये डुप्लेक्स है, फ्लैट कह सकते हैं, फ्लैट है ये, 7वीं मंजिल पर। आप आएंगे रेजा साहब, आप जरा आप हमें बताएं कि कैसे कहाँ आपको जानकारी होगी। जी जी, ये मेरे ख्याल में सुशांत का कमरा यही है। नहीं, ये वाला कमरा है, यही वो कमरा है। जरा मैं पर्दा हटाना पड़ेगा, ये इसका लॉक टूटा हुआ है, यही है। और ये सीलिंग है, यहाँ पर फैन, और इसी से ये बताया गया कि अपने कुर्ते से बल्कि उन्होंने लटक के जान दी। ज्यादा ऊंचाई नहीं है अगर देखा जाए तो लंबाई के हिसाब से, लेकिन फिर भी कहा गया आत्महत्या है ये। तो अब इस कमरे में जल्द ही सीबीआई के जांच अधिकारी आने वाले हैं और सीन को रिक्रिएट कर परखने वाले हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां अक्सर उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए रिक्रिएशन का सहारा लेती हैं। डमी के सहारे इसके जरिए देखने की कोशिश होती है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है जैसा बताया जा रहा है। यानी जांच का एक बड़ा दारोमदार अब क्राइम सीन के रिक्रिएशन पर टिक गया है। हिमांशु मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। सुशांत केस सीबीआई के लिए एक तरह से इम्तिहान से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में कई हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने में सीबीआई कामयाब नहीं हो पाई है, चाहे आरुषि हत्याकांड हो या फिर दाभोलकर केस। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इसी आधार पर सीबीआई पर तंज कसा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच 2014 में सीबीआई ने शुरू की थी और अब तक उसका नतीजा सामने नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि ये केस बेनतीजा नहीं रहेगा। सुशांत केस की जांच तो सीबीआई ने संभाली है, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस ट्वीट से जाहिर है कि सीबीआई के लिए यह केस कितना चुनौतीपूर्ण है। शरद पवार यह आशंका जता रहे हैं कि सुशांत केस का हश्र नरेंद्र दाभोलकर केस जैसा ना हो। हालांकि पवार के इस ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दाभोलकर मामले के साथ जोड़ करके यह स्पष्ट उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वे मन से इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपना चाहते। कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा कारण है कि ये मन से इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपना चाहते? बेशक बीजेपी हमलावर है, लेकिन ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों की कमी नहीं जो सीबीआई के जांच के बाद भी गुत्थी बनी हुई है। आइए दिखाते हैं वो हाई प्रोफाइल केस जिसकी गुत्थी सीबीआई भी नहीं सुलझा पाई। इसमें सबसे ऊपर आता है नोएडा का आरुषि और हेमराज हत्याकांड। 2008 का ये हत्याकांड अब तक अनसुलझा है। जेएनयू छात्र नजीब की गुमशुदगी का केस। अक्टूबर 2016 से नजीब लापता है। दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई तक इसकी जांच कर रही है, लेकिन अब तक नजीब का सुराग नहीं लगा। नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस। 20 अगस्त 2013 को दाभोलकर की पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है, जबकि जांच देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी कर रही है। छात्र प्रद्युम्न की हत्या का मामला। गुरुग्राम के एक स्कूल के बाथरूम में प्रद्युम्न नाम के छात्र की हत्या हुई थी। ये केस भी सीबीआई के लिए पहेली बना हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद सीबीआई जांच की मुहिम से जुड़े लोग सीबीआई से बहुत आशान्वित हैं। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। वैसे देखा जाए तो सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है। केस सुलझाने की दर पर नजर डालें तो 2015 में 65.1%, 2016 में 66.8%, 2017 में 66.9%, 2018 में 68% और 2019 में 69.92% केस सीबीआई ने सुलझाए। यानी औसतन 30% केस सीबीआई नहीं सुलझा पाई है। इसीलिए तो सुशांत केस को सीबीआई के लिए इम्तिहान कहा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।